दोस्तों आज हम आपको 2024 में आई हॉरर ड्रामा मूवी हिस्ट्री ऑफ एविल को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जो खाली नाम की हॉरर है पर हॉरर जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको मूवी का कॉन्सेप्ट जरूर पसंद आएगा। मूवी शुरू होती है सन 2045 से। इस समय अमेरिका में ऑथोरिटेरियन रूल स्थापित हो गया है और यहाँ पर गवर्नमेंट की तानाशाही स्थापित हो गई है। मूवी में ये बताया गया है कि इसमें एक नया संगठन बन गया है जिसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। इसके मेंबर गवर्नमेंट के फैसलों के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं, उनके प्रोटेस्ट में अपनी बुक पब्लिश करते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने इन्हें पॉलिटिकल टेररिस्ट का दर्जा दिया है और जो भी इस संगठन मतलब रेजिस्टेंस में शामिल है उन्हें जेल में डाला जा रहा है। उनमें से ही एक है एल्ग्रा, जो भी एक पॉलिटिकल टेररिस्ट है यानी कि रेजिस्टेंस की मेंबर है और इस समय जेल से भागकर आई है और अपने हस्बैंड रोन और डॉटर डारिया के साथ वे तीनों किसी सेफ प्लेस पर जाना चाहते हैं, क्योंकि पुलिस एल्ग्रा को चारों तरफ ढूंढ रही है। इसके लिए हर चेक पोस्ट पर नाकाबंदी लगी हुई है। इन तीनों के साथ रेजिस्टेंस की एक और मेंबर ट्रूडी है जो इन्हें बॉर्डर को क्रॉस करने में मदद कर रही है। यहाँ ये एक प्लान बनाते हैं जिसके अकॉर्डिंग चेक पोस्ट पर जब भी पुलिस आए तो एल्ग्रा और उसकी डॉटर मरने का नाटक करके खुद को बैग में बंद कर लेगी। यहाँ डारिया इस चीज का विरोध करते हैं कि आखिर उन्हें ये नाटक करना क्यों है। जब इन्हें पुलिस वाले दिखते हैं तो एल्ग्रा और डारिया दोनों गाड़ी के पीछे लाश बनकर लेट जाते हैं। पुलिस वाले रोन और ट्रूडी से उनकी आइडेंटिटी पूछते हैं तो वे दोनों उन्हें अपना कोई भी झूठा परिचय बता देते हैं। पुलिस वाले उनके फिंगरप्रिंट्स भी लेते हैं। रोन उन्हें बताता है कि मेरी गाड़ी में मेरी मरी हुई डॉटर और वाइफ की डेथ बॉडी है। पुलिस वाले उन दोनों को पीछे चेक करते हैं जहां दोनों एकदम स्टिल यानी कि बिना हिले लेटे होते हैं। पुलिस वाले उनके पैरों पर लगी डिवाइस को स्कैन करते हैं और रोन द्वारा बताई हुई आइडेंटिटी मैच होने पर वे उन्हें जाने देते हैं। ये चारों एक जंगल की तरफ जाते हैं जहां गाड़ी को एक जगह पार्क करके ये सब पैदल ही रास्ता तय करते हैं। रास्ते में ये पुलिस द्वारा छोटे गए ट्रोल्स को भी देखते हैं। यहाँ ये उससे बचने के लिए छिप जाते हैं। फिर ये सब चलते चलते एक सुनसान घर के पास आते हैं जो बिल्कुल रिमोट एरिया में था। इस घर में कोई भी नहीं रहता था क्योंकि लोगों का मानना था कि इस घर में कोई भूत वगैरह है। उन्होंने इसके बारे में कई कहानियां बना रखी थी कि यहाँ पर गोश्त वगैरह रहते हैं। अब इन चारों को ये घर सुनसान होने की वजह से सेफ लगता है, इसलिए ये सभी यही ठहरने का डिसाइड करते हैं जब तक कि रेजिस्टेंस की टीम इन्हें बचा ना ले। घर में आने के बाद इन्हें पता चलता है कि इसके नल में साफ पानी नहीं आ रहा है और तो और इनके पास पीने के लिए साफ पानी की ओनली 2 बोतल्स है। इसी दौरान यहाँ एक हॉरर इंसिडेंट भी होता है। जब एल्ग्रा अपनी डॉटर डारिया के साथ एक गेम खेल रही थी तो डारिया बार बार एल्ग्रा के सवालों का सही जवाब दे रही थी कि उसके पीछे कितनी फिंगर्स है। एल्ग्रा हैरान हो जाती है और डारिया से पूछते है कि तुम हर बार मेरे सवाल का सही जवाब कैसे दे रही हो। तो डारिया कहती है कि आपके पीछे जो आदमी खड़ा हुआ है वो मुझे सही जवाब बता रहा है। यहाँ एल्ग्रा को लगता है कि शायद डारिया मजाक कर रही होगी। आगे जब रोन घर का नल ठीक कर रहा होता है तो उसे वहाँ एक बॉक्स मिलता है जिसमें उसे कुछ कपड़े भी मिलते हैं, साथ ही उसे कुछ पिक्चर्स वगैरह भी मिलती है, जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि हो न हो ये घर किसी एक्सट्रीमिस्ट का था। एक्सट्रीमिस्ट बोले तो उग्रवादी का था। रात के समय जब रोन अकेला होता है तो वो देखता है कि घर का दरवाजा खुला हुआ है। वो उसे जाकर के बंद करता है लेकिन वो देखता है कि कोई दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। जब दरवाजा खुलता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। फिर तभी एक बूढ़ा आदमी आधे अधूरे कपड़ों में वहाँ आता है। इसके चेहरे पर ब्लैक लिक्विड लगा होता है जिसे वो रोन के होठों पर लगा देता है। रोन उसे देखकर डर जाता है। इसके बाद से ही वो बुढ़ा रोजाना रात के समय रोन के पास आने लगता है और उसे उसकी फैमिली के खिलाफ भड़काने लगता है, खासकर उसकी वाइफ एल्ग्रा के खिलाफ। इसी बीच एक दिन इनका कुत्ता बेनी भी मिसिंग हो जाता है। जब इन्हें इसके बारे में पता चलता है तो ट्रूडी बाहर यार्ड में बेनी को ढूंढने जाने का फैसला करती है। वह रात में अकेले ही बाहर बेनी को ढूंढने जाने लगती है, जहाँ यार्ड में वो कुछ अजीब चीजों को भी नोटिस करती है। तभी यहाँ एक ड्रोन उड़ रहा होता है जो ट्रूडी की फुटेज को कैप्चर कर लेता है। ट्रूडी फौरन जमीन पर लेट जाती है और जब वो ड्रोन यहाँ से चला जाता है तो वो फौरन घर में वापस आ जाती है, जहाँ वो रोन और एल्ग्रा को ये सारी बात बताती है और कहती है कि उसे बेनी कहीं भी नहीं मिला। तभी ये सुनकर रोन बाहर बेनी को ढूंढने जाने के लिए कहता है, पर यहाँ एल्ग्रा उसे मना करती है कि बाहर बहुत खतरा है, तुम बाहर नहीं जा सकते। ये सुनकर रोन को गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में एल्ग्रा से कहता है कि तुम बच्चों की तरह मेरी फिक्र करना बंद करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, हम सब तेरी वजह से यहाँ फंसे हुए हैं। यहाँ एल्ग्रा अपनी बात पर अड़ी रहती है, इसलिए रोन बाहर नहीं जा पाता है। तब रोन उसे भला बुरा कहने लगता है और यहाँ से चला जाता है। इससे हमें ये पता चलता है कि उस बुड्ढे की बात का असर रोन पर हो गया है। उसने रोन को एल्ग्रा के खिलाफ भड़का दिया है। खैर अगले दिन कुछ पुलिस वाले रोन के घर पर आते हैं। यहाँ रोन खुद को डेल थॉम्सन के नाम से इंट्रोड्यूस करता है। पुलिस वाले रोन से कहते हैं कि हमारे ड्रोन ने तुम्हारे यार्ड के बाहर किसी के फुटेज को कैप्चर किया है, इसलिए हमें तुम्हारे घर की तलाशी लेनी होगी। रोन से कहता है कि देखिए कभी कभी ड्रोन में मिस्टेक होने की वजह से वो गलत सिग्नल भेज देता है। मैं यहाँ पर अकेला ही रहता हूँ, यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं है। पुलिस वाले रोन से पूछते हैं कि आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि ड्रोन ने गलत सिग्नल कैप्चर कर लिया होगा।
रोन कहता है कि देखिए मैं भी पहले आर्मी में था और कभी कभार ड्रोन में कुछ ग्लिचेस आने की वजह से वो ऐसे सिग्नल भेज देता है। अगर आपको फिर भी मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हो। तभी यहाँ पर रखा हुआ टेलीफोन बजने लगता है। दरअसल ये रेजिस्टेंस के किसी मेंबर का था जो कि टूडे के लिए आया था। कॉल पर वह कह रहा था कि टी क्या तुम वहाँ हो, इमरजेंसी आ गई है। रोन फौरन कॉल को उठाता है और कहता है कि मैं अभी आपसे बातें नहीं कर सकता हूँ, मैं बाद में आपको कॉल करूंगा। यह कहकर वह कॉल काट देता है। यहाँ वो पुलिस वाला रोन से पूछता है कि आखिर ये टी कौन है। रोन कहता है कि टी थॉमसन का शॉर्ट फॉर्म है। फिर वे पुलिस वाले घर की तलाशी लेने लगते हैं पर उन्हें कोई भी नहीं मिलता है क्योंकि रोन ने पहले ही पुलिस के आने से पहले उन तीनों को कहीं छुपा दिया था। पुलिस वाले पीछे बैकयार्ड में जाने लगते हैं। तब रोन उन्हें रोकता है क्योंकि वे तीनों पीछे ही छुपे हुए थे। रोन उनसे कहता है कि मैं जानता हूँ वे लोग कहाँ हो सकते हैं। रोन उन्हें अपने घर के सामने एक बेसमेंट टाइप की जगह पर लाता है और पुलिस को नीचे अंडरग्राउंड चेक करने को कहता है। पुलिस वाले वहाँ भी चेक करते हैं पर उन्हें वहाँ पर भी कोई नहीं मिलता है। अब ये पुलिस वाले यहाँ से जाने लगते हैं कि अगर तुम्हें यहाँ कोई दिखे तो हमें फौरन से इन्फॉर्म कर देना। इस तरह से ये चारों यहाँ बाल बाल बच जाते हैं। रात को वो बुड्ढा एक बार फिर से रोन से मिलने आता है और उसे फिर से अपनी वाइफ एलिग्रा के खिलाफ भड़काने लगता है और कहता है कि तुम मर्द बिल्कुल भी नहीं हो, जैसे उसने आज फिर से तुम्हारी नहीं चलने दी और तुम्हें बाहर नहीं जाने दिया, जिस तरह से उसने पहले भी तुम्हारी बात नहीं सुनी थी और गवर्नमेंट के खिलाफ अपनी बुक लिखती रही और आज तुम सबको इस मुसीबत में डाल दिया। यहाँ वो बुड्ढा रोन को ऐसे अपनी वश में करता है कि अगले दिन वो अपनी वाइफ को चाकू दिखाने लगता है, लेकिन उस समय तो एलिग्रा उसे कहती है कि तुम चाकू नीचे करो, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तब रोन यहाँ से उठकर चला जाता है। इसी बीच एक दिन डारिया अपनी मोम से नाराज होकर खुद को कमरे में बंद कर लेती है। रोन भी यहाँ पर आता है। वो डारिया को दरवाजा खोलने को कहता है और यहाँ पर वो एलिग्रा को भला बुरा कहने लगता है कि तुम एक अच्छी माँ नहीं हो, तुम्हें डारिया की जरा भी परवाह नहीं है। खैर यहाँ एलिग्रा के रिक्वेस्ट करने पर डारिया दरवाजा खोल देती है, पर अब धीरे धीरे वो बुड्ढा रोन के दिमाग में एलिग्रा के खिलाफ जहर घोलने लगता है। यहाँ रोन कहता है कि एलिग्रा एक अच्छी औरत नहीं है, पर मैं मेरी बेटी डारिया को अपने साथ रखना चाहता हूँ। तब वो बुड्ढा कहता है कि डारिया भी तुम्हारी वाइफ की ही तरह है, वो हमेशा अपनी मोम की साइड लेती है। यह सुनकर रोन को गुस्सा आ जाता है। वह उससे कहता है कि मेरी डॉटर मेरी वाइफ की तरह बिल्कुल भी नहीं है, उसे डारिया ने मेरे खिलाफ भड़का दिया है। तब वह बुड्ढा कहता है कि मैं तुम्हारी बात को मानता हूँ, लेकिन अगर तुमने अपनी वाइफ को रास्ते से नहीं हटाया तो वो तुम्हारी डॉटर को तुमसे छीन लेगी। अब इन सब बातों से रोन को बहुत गुस्सा आ जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे इस बुड्ढे ने रोन को अपने बस में कर लिया हो। अगले दिन रोन एक रस्सी से अपनी वाइफ का गला घोटने लगता है, उसे पेड़ से लटकाने लगता है। वो उसे मार ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर ट्रूडी आ जाती है। वो एलिग्रा को बचाने के लिए एक फावड़े से उसके सिर पर मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। फिर वो एलिग्रा को बचाती है, लेकिन अब रोन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह ट्रूडी को भी मारने लगता है। उसके हाथ एक गन लग जाती है। वो गन को एलिग्रा की तरफ पॉइंट करने लगता है। वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर उसकी डॉटर डारिया आ जाती है। एलिग्रा रोन से गन को नीचे करने को कहती है। डारिया भी उसे कहती है कि डैडी प्लीज आप ऐसा मत करो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनकर रोन को अपनी गलती रियलाइज होने लगती है कि अभी वो ये क्या करने जा रहा था, इसलिए वो गन को अपने मुंह में रखकर खुद को ही शूट कर लेता है। इससे ऑन द स्पॉट उसकी डेथ हो जाती है। उसे देखकर ये तीनों रोने लगते हैं और उसकी लाश को एक सफेद कपड़े से ढक देते हैं। तभी ये देखते हैं कि यहाँ पर पुलिस की गाड़ी आ रही है, इसलिए ये तीनों घर में घुस जाते हैं और कहीं छुपने लगते हैं। पुलिस वाले घर को चेक करने लगते हैं। वो इन तीनों को ढूंढने लगते हैं, पर उन्हें ढूंढते ढूंढते इन पुलिस वालों की मिस्टीरियस तरीके से मौतें होने लगती हैं। अब पता नहीं इन सबको कौन मार रहा था। रास्ता साफ देखकर ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक पुलिस वाला ट्रूडी पर हमला कर देता है। खुद को डिफेंड करते हुए ट्रूडी उस पुलिस वाले पर गोली चला देती है, लेकिन अब उसे भी गोली लग जाती है। बाहर एलिग्रा को जब गोली की आवाज आती है तो वो वहीं पर रुक जाती है। अब उसे लगने लगता है कि शायद ट्रूडी अब नहीं रही, लेकिन वो देखते हैं कि ट्रूडी घर से बाहर आती है, उसके पेट में गोली लगी हुई थी। एलिग्रा ट्रूडी को संभालती है। ये तीनों पुलिस वालों की गाड़ी में यहाँ से बाहर जाने का सोचते हैं, लेकिन ये देखते हैं कि एक पुलिस वाला अभी भी गाड़ी में बैठा हुआ था। ये उसे बाहर निकालते हैं। फिर ये तीनों सही सलामत गाड़ी के जरिए यहाँ से निकल जाते हैं। अब यहाँ पर दो तीन बातें जो अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है। पहली बात तो ये कि वो आदमी कौन था जिसे देख डारिया ने कहा था कि वो एलिग्रा के पीछे खड़ा हुआ है। दूसरी बात ये कि वो बुड्ढा कौन था जिसने रोन को अपने बस में कर उसे उसकी वाइफ के खिलाफ भड़का दिया था। क्या वो कोई आत्मा थी? तीसरी बात यह है कि उन पुलिस वालों को किसने मारा था? क्या उन्हें उस बुड्ढे की आत्मा ने मारा था? इन सवालों का तो फिल्म में कहीं भी जिक्र नहीं किया गया है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है।